Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the summary lecture of IFRS 15 Revenue from Contract with Customers. This is Murtuza Qaid, faculty member for Financial Reporting at IQ School of Finance. IFRS 15 के लास्ट समरी लेक्चर में हमने ओवरऑल IFRS 15 का प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल कवर किया था. स्टेप 1 को डिटेल में डिस्कस किया था. आज के इस लेक्चर में हम रेवेन्यू रिकॉग्निशन के प्रिंसिपल बेस्ड मॉडल का सेकंड स्टेप दैट इज आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन डिस्कस करेंगे. सबसे पहले परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की टर्म को समझते हैं. Performance obligation is a promise in a contract to transfer to the customer goods or services or a bundle of goods and services that is distinct or series of distinct goods and services that are substantially same and have same pattern of transfer to the customer. IFRS 15 ये कहता है कि सबसे पहले आपने स्टेप 1 में अपने कस्टमर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई किया. स्टेप 2 में आपने ये करना है कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में कस्टमर को जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रॉमिस कर रहे हो, तो एक कॉन्ट्रैक्ट में कस्टमर को जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रॉमिस किए जा रहे हैं और हर वो गुड्स एंड सर्विसेज जो कि डिस्टिंक्ट का क्राइटेरिया मीट करते हैं, हर डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के तौर पे आइडेंटिफाई किया जा रहा होगा. अब डिस्टिंक्ट का लफ्ज क्या है, इसे IFRS 15 ने डिटेल में डिफाइन किया है. व्हाट इज डिस्टिंक्ट? बेसिकली डिस्टिंक्ट का क्राइटेरिया मीट होने के लिए दो कंडीशंस का एक साथ पूरा होना जरूरी है और दोनों कंडीशंस के दरमियान एंड है, यानी कि ये दोनों बातें पूरी होंगी तो डिस्टिंक्ट का क्राइटेरिया मीट होगा. और अगर गुड्स एंड सर्विसेज डिस्टिंक्ट का क्राइटेरिया मीट करते हैं तो हर डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंसीडर किए जा रहे होंगे. डिस्टिंक्ट के क्राइटेरिया में कहता है टू क्राइटेरिया नीड टू बी मेट इन ऑर्डर टू बी एस्टैब्लिश्ड एज डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू बी एस्टैब्लिश्ड एज डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. क्राइटेरिया नंबर 1, कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम गुड्स और सर्विसेज आइदर ऑन इट्स ओन और टुगेदर विद अदर रिसोर्सेज दैट आर रेडिली अवेलेबल विद द कस्टमर. यानी कि आपके गुड्स एंड सर्विसेज ऐसे हो जिससे कस्टमर इकोनॉमिक बेनिफिट एंजॉय कर सके, चाहे अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में रहकर या किसी और रिसोर्सेज या किसी और थर्ड पार्टी की हेल्प लेकर. फॉर एग्जांपल कि अगर आप एक कंप्यूटर मार्केट जाते हो और कंप्यूटर मार्केट से कोई कंप्यूटर परचेज करते हो, कोई लैपटॉप परचेज करते हो. अब वो लैपटॉप अपने ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के बगैर यूजलेस है, लेकिन अगर मैं कंप्यूटर शॉप पे जाता हूँ और कंप्यूटर परचेज करता हूँ और साथ में उसके साथ ये अरेंजमेंट करता हूँ कि वो मुझे उसमें विंडोज या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करके दे, तो लैपटॉप और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर दो सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बन सकती है. रीजन बीइंग कि अगर मैं एक दुकानदार से सिर्फ लैपटॉप परचेज करूं और विंडोज की इंस्टॉलेशन ना करवाऊं, तो मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं घर लाकर उस विंडोज को खुद इंस्टॉल कर सकता हूं, या मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं उसी लैपटॉप को किसी और शॉप पे ले जाकर किसी और दुकान वाले से या किसी और शॉप वाले से विंडोज इंस्टॉल करवा सकता हूं. यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट में लैपटॉप का हार्डवेयर परचेज करना और लैपटॉप का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ये दोनों डिस्टिंक्ट का पहला क्राइटेरिया मीट करते हैं. रीजन बीइंग कि अगर मैं सिर्फ लैपटॉप भी परचेज करके आ जाता तो मैं उसमें खुद भी विंडोज इंस्टॉल करके उस लैपटॉप का इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल कर सकता था. या मैं ऐसा भी कर सकता था कि अगर मैं विंडोज इंस्टॉल करना नहीं चाहता तो मैं किसी और दुकान वाले के पास जाकर किसी और दुकान वाले से विंडोज ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर परचेज इंस्टॉल करवा सकता था और फिर उसका इकोनॉमिक बेनिफिट एंजॉय कर सकता था. लेकिन अगर आप इसी एग्जांपल को कंपेयर करें कि फॉर एग्जांपल कि आप एप्पल के शोरूम जाते हैं और एप्पल के शोरूम से जाके फॉर एग्जांपल कोई एप्पल मैक का पीसी परचेज करता है. अब एप्पल मैक के पीसी में भी आपको एक एप्पल मैक का हार्डवेयर प्रोवाइड किया जा रहा होगा और एप्पल का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जा रहा होगा. लेकिन यहाँ पे एप्पल मैक का पीसी एप्पल मैक के ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के बगैर यूजलेस है. क्यों? क्योंकि अगर मैं एप्पल वालों से सिर्फ हार्डवेयर परचेज कर लूं तो उस हार्डवेयर में ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर शायद मैं खुद डाउनलोड इंस्टॉल नहीं कर सकता, या कोई और दुकानदार मेरी हेल्प नहीं कर सकता उस एप्पल मैक के सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने में. तो एप्पल वाले एग्जांपल में वो सिस्टम का हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, क्योंकि सॉफ्टवेयर के बगैर उस हार्डवेयर का इकोनॉमिक बेनिफिट मैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में रहकर या किसी और दुकान वाले की मदद लेकर इंस्टॉल नहीं कर सकता, इकोनॉमिक बेनिफिट एंजॉय नहीं कर सकता. लेकिन एक नॉर्मल सिस्टम के केस में अगर मैं सिर्फ लैपटॉप परचेज करता हूं, मैं चाहूं तो उसमें खुद विंडोज इंस्टॉल कर सकता हूं, मैं चाहूं तो किसी थर्ड पार्टी की हेल्प लेकर विंडोज इंस्टॉल कर सकता हूं. तो नॉर्मल सिस्टम के केस में सिस्टम और हार्डवेयर, सिस्टम और सॉफ्टवेयर दो अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंसिडर की जा सकती है. लेकिन अगर आप एप्पल के शोरूम से कोई पीसी परचेज करते हो तो वहां पे जो आप सिस्टम और सॉफ्टवेयर परचेज कर रहे हो या जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर परचेज कर रहे हो, ये सेम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होगी. तो पहला क्राइटेरिया तो ये है, कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम गुड्स एंड सर्विस आदर ऑन इट्स ओन और टुगेदर विद अदर रिसोर्सेज दैट आर रेडिली अवेलेबल टू द कस्टमर. सेकंड क्राइटेरिया में काफी ज्यादा जजमेंट्स, काफी ज्यादा असेसमेंट वगैरह इन्वॉल्व होंगी. प्रॉमिस टू ट्रांसफर गुड और सर्विसेज इज सेपरेबल फ्रॉम अदर प्रॉमिसेस इन द कॉन्ट्रैक्ट. आपके कॉन्ट्रैक्ट में अगर एक से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज हैं तो ये गुड्स एंड सर्विसेज एक दूसरे से सेपरेबल हो.
बेसिकली एक दूसरे से गुड्स एंड सर्विसेज सेपरेबल हो, इसका मतलब ये है कि एक गुड्स एंड सर्विसेज एज अ इनपुट यूज ना हो रही हो टू प्रोड्यूस कंबाइन और डिलीवर्ड आउटपुट, कंबाइन आउटपुट। एक गुड्स एंड सर्विस किसी दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज को सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई या कस्टमाइज ना कर रहे हो। एक गुड्स एंड सर्विसेज किसी दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर हाईली डिपेंडेंट या लिंक्ड ना हो। तो ये बेसिकली काफी ज्यादा एक क्वालिटेटिव क्राइटेरिया है जिसमें आप अपनी जजमेंट इस्तेमाल करोगे, आप अपनी असेसमेंट इस्तेमाल करोगे। इट रिक्वायर्स असेसमेंट, जजमेंट, कंसिडरेशन ऑफ ऑल रेलेवेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। और टू केस बेसिस में हम ये कंक्लूड कर रहे होंगे कि एक गुड्स एंड सर्विसेज दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज से काफी ज्यादा सेपरेबल है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्लासेस ऑफर करता हूँ, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की मैंने क्लासेस ऑफर की तो उसमें मैं स्टूडेंट्स को क्लास में लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ और साथ साथ में स्टूडेंट्स को हर टॉपिक का एक हैंडआउट प्रोवाइड कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने हैंडआउट ऐसा बनाया कि हैंडआउट सिर्फ मैं ही पढ़ा सकता हूं और हैंडआउट के बगैर मैं क्लासेस कंडक्ट नहीं कर सकता। यानी मेरी क्लासेस में स्टूडेंट के पास अगर हैंडआउट होगा, मेरे पास हैंडआउट होगा, तो ही क्लासेस कंडक्ट हो सकती है, तो ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो ही चीजें कवर करवाई जा सकती है। अगर इस तरह का मेरा हैंडआउट और इस तरीके का मेरा लेक्चर डिजाइन है तो इसका मतलब है कि लेक्चर और लेक्चर का डिलीवर करना और हैंडआउट का प्रोवाइड करना, ये दोनों एक दूसरे पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट है, ये दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा मॉडिफाई और कस्टमाइज कर रहे हैं, तो फिर ये सिंगल परफॉर्मेंस एप्लीकेशन है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल कि भाई मैं कोई ऐसा हैंडआउट बनाता हूं जो कि सेल्फ टीच किया जा सकता है, यानी अगर एक स्टूडेंट चाहे तो मेरा हैंडआउट भी परचेज करके खुद से भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की तैयारी कर सकता है। और मेरे लेक्चर्स भी मैंने इस तरह के डिजाइन किए कि हैंडआउट तो है, लेकिन अगर किसी दिन हैंडआउट ना भी हो तो विदाउट हैंडआउट भी मैं लेक्चर्स डिलीवर कर सकता हूँ। तो अब इस एग्जाम्पल में लेक्चर्स और हैंडआउट एक दूसरे में काफी ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे को काफी ज्यादा मॉडिफाई या कस्टमाइज नहीं कर रहे, तो अब ये दोनों सेपरेट परफॉर्मेंस एप्लीकेशन कंसिडर किए जाएंगे। क्राइटेरिया नंबर 2 मीट हो रहा होगा। तो डिस्टिंक्ट का क्राइटेरिया मीट होने के लिए 2 क्राइटेरिया मीट होने चाहिए। नंबर 1, कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विस अदर ऑन इट्स ओन or together with other resources available with the customer, and promise to transfer goods and services separable from other promises in the contract। देखिए ये जो डिस्टिंक्ट का क्राइटेरिया है ये कोई 2+2=4 नहीं है, ये क्राइटेरिया आपकी जजमेंट, आपकी असेसमेंट पे बेस्ड करता है और डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, डिपेंडिंग अपॉन योर जजमेंट, आप डिफरेंट सिनेरियोस में डिफरेंट तरह के कंक्लूजन्स की तरफ पहुंच सकते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे स्टेप 2, दैट इज आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को इसने डिफाइन किया कि कॉन्ट्रैक्ट में जो जो गुड्स एंड सर्विसेज दिए जा रहे हैं और हर वो गुड्स एंड सर्विसेज जो कि डिस्टिंक्ट का क्राइटेरिया मीट करते हैं, ये सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होंगे। हर वो गुड्स एंड सर्विसेज की सीरीज, फॉर एग्जांपल कि आप किसी के साथ कोई रिकरिंग नेचर का कॉन्ट्रैक्ट करते हो, फॉर एग्जांपल कि एक न्यूज़पेपर वाला महीने के 30 दिन, साल के 365 दिन आपको डेली न्यूज़पेपर देके जा रहा है, या एक दूध वाला आपको साल के 365 दिन डेली 1 लीटर दूध देके जा रहा है, तो ये सीरीज ऑफ गुड्स है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई अकाउंटिंग सर्विसेज, कोई क्लीनिंग सर्विसेज फॉर नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ ईयर्स लेता हूं, तो ये एक सीरीज ऑफ सर्विसेज है। तो गुड्स एंड सर्विसेज जो कि डिस्टिंक्ट हो या सीरीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि डिस्टिंक्ट हो, हर डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विस एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के तौर पे आइडेंटिफाई किया जाएगा। याद रखिएगा स्टेप 2 की बड़ी ही इंपॉर्टेंस है। रीजन बीइंग कि अगर आपने नंबर ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को गलत आइडेंटिफाई किया, आपकी रेवेन्यू एलोकेशन गलत हो रही होगी, आपकी रेवेन्यू एलोकेशन गलत होगी तो आपका रेवेन्यू गलत रिकॉग्नाइज हो रहा होगा। इसके अलावा स्टेप 2 के अंदर कुछ और बातें डिस्कस करें तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आपके कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन हो सकती है, एक्सप्लिसिट हो सकती है, या फिर आपकी पास्ट प्रैक्टिस और आपकी कंपनी की पॉलिसीज के हिसाब से ये इम्प्लिसिट भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल कि मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्या कहते हैं एक ब्रोशर बनाता हूँ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट को मार्केट करने के लिए एक ब्रोशर बनाता हूँ, और ब्रोशर में मैं लिखता हूँ कि भाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लेक्चर्स दिए जा रहे होंगे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बुक दी जा रही होगी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की समरीज प्रोवाइड की जा रही होगी। अब यहाँ मैंने एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दी कि भाई लेक्चर्स अलग चीज है, बुक अलग चीज है, समरीज अलग चीज है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि भाई मैं ब्रोशर बनाऊं कि सिर्फ जो है ना मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्लासेस ऑफर करूंगा, और मेरी हिस्ट्री रही है कि जिन जिन स्टूडेंट्स ने मुझसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कवर किया है उनको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट एक बुक प्रोवाइड किया। तो हो सकता है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आपके कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन्ड हो सकता है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आपके कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन ना हो। फॉर एग्जांपल कि आप एक मोबाइल मार्केट जाते हो, मोबाइल मार्केट से आप एक डब्बा पैक न्यू ब्रांड न्यू कोई मोबाइल परचेस करते हो, और उस ब्रांड न्यू मोबाइल के साथ आपको 1 साल की 2 साल की वारंटी दी जा रही होती है, तो ये एक्सप्लिसिट वारंटी सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो सकती है, और आपका मोबाइल फोन एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो सकता है। लेकिन फॉर एग्जांपल कि भाई आपके मोहल्ले में एक मोबाइल वाला है जो कि यूज मोबाइल सेल करता है, अब उससे जब आप मोबाइल परचेस करते हो तो वो कोई एक्सप्लिसिट वारंटी नहीं दे रहा, लेकिन वो दुकान वाला उस इलाके में मशहूर है कि यार इससे अगर कोई चीज परचेस करके जाओ
और एक आध महीने में वो चीज खराब हो तो वो मोबाइल वाला, वो दुकान वाला फ्री में उसको रिपेयर करके दे देता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ भी दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस अलग है, मोबाइल फोन का सेल करना अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। लेकिन ये एक्सप्लिसिट नहीं है, ये उसकी पास्ट प्रैक्टिस, उसकी अपनी कस्टमर पॉलिसीज के हिसाब से इम्प्लिसिटली डिफाइंड है। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कैन बी एक्सप्लिसिट, इट कैन बी इम्प्लिसिट। एक इंपॉर्टेंट बात है, इफ देयर इज नो ट्रांसफर टू द कस्टमर देन देयर इज नो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। प्रैक्टिकली स्पीकिंग हम एट टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट का काम स्टार्ट करने के लिए बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट की एग्जीक्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट की फुलफिलमेंट के लिए नेसेसरी है, लेकिन उससे आपके कस्टमर को कोई वैल्यू डिलीवर नहीं हो रही। अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए कोई ऐसा काम कर रहे हो जो कि कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट या फुलफिल करने के लिए जरूरी है, लेकिन उसको उसकी वजह से कस्टमर को कोई वैल्यू डिलीवर नहीं हो रही, तो ये चीज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंसिडर नहीं की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कि भाई मुझे एक बेंगलुरु की कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। अब मैंने सोचा कि बेंगलुरु की कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने कुछ मजदूर वगैरह हायर करना है, और मजदूर अगर डेली बेसिस पे अपने घर से मेरी साइट पे ट्रैवल करेंगे तो उनकी ट्रैवलिंग कॉस्ट वगैरह लग रही होगी। तो मैंने उनके रहने के लिए कुछ छोटे मोटे एक दो कमरे बना दिए और वॉशरूम्स वगैरह बना दिए। अब मैंने वर्कर्स के रहने के लिए अगर कमरे या वॉशरूम्स बनाए, तो वो मैंने वर्कर्स से कंस्ट्रक्शन का काम निकलवाने के लिए कमरे और वॉशरूम्स बनाए थे। मेरे क्लाइंट को मुझे बेंगलुरु कंस्ट्रक्ट करके देना है, वो वर्कर्स के हाउस जो मैंने टेम्पररी बनाए थे वो कंस्ट्रक्ट करके नहीं देने। तो ये जो मैंने वर्कर्स के लिए टेम्पररी घर या टेम्पररी वॉशरूम्स वगैरह बनाए, ये चीजें परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंसिडर नहीं की जाएगी। इसी तरीके से प्रैक्टिकली ऑडिट फर्म्स में क्या होता है कि जब भी कोई नया क्लाइंट ऑडिट फर्म्स को अप्रोच करता है, तो उस क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले कुछ रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेसेस रन हो रहे होते हैं। यानी हम क्लाइंट की इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं कि क्लाइंट रिस्की तो नहीं है, क्लाइंट डिफॉल्ट तो नहीं कर जाएगा, क्लाइंट किसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व तो नहीं है, क्लाइंट कोई बैड फेम फर्म के लिए तो नहीं लेकर आएगा, क्लाइंट टाइम पे पेमेंट तो कर देगा। तो ये जो रिस्क मैनेजमेंट का मैं प्रोसेस करता हूँ क्लाइंट के एक्सेप्टेंस से पहले, अब इस रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेस में भी मेरी रिसोर्सेज लग रही होती है, लेकिन इस रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेस से मेरे क्लाइंट को कोई वैल्यू डिलीवर नहीं हो रही। तो वो सारी चीजें जो आप एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए करते हो, लेकिन उससे अल्टीमेटली क्लाइंट को कोई वैल्यू डिलीवर नहीं हो रही, वो चीजें परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंसिडर नहीं की जाएगी। तो यहाँ तक हमारा ये स्टेप 2 था, दैट वाज आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन विद द कॉन्ट्रैक्ट। आई होप कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। आज के इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।